बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फिजिक्स टीचर हूँ। बेटा, आपको पता है कि हमने अपनी सेकेंड ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 21 यानी कि जो लास्ट वाला चैप्टर है जिसका नाम था न्यूक्लियर फिजिक्स, उसका आगाज़ किया हुआ था। और अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने एक टॉपिक जो प्रेजेंट करना चाह रहा था आपके सामने, वो था मैस डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, ये टॉपिक था हमारे पास और मैंने उस वीडियो को पार्ट 1 का नाम दिया और इस वाली वीडियो को मैं इस टॉपिक के ऊपर पार्ट 2 का नाम दूंगा। यानी अगर हम देखें तो टॉपिक तो हमारे पास एक ही आता है, मैस डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, लेकिन अब हम इसको दो पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि हम मैस डिफेक्ट को अलग से डिफाइन कर सकते हैं और बाइंडिंग एनर्जी को अलग से डिफाइन कर सकते हैं। तो अपनी प्रीवियस वाली वीडियो में जो मैंने क्या किया कि मैस डिफेक्ट को डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर दिया और अपनी आज वाली इस वीडियो में हम बाइंडिंग एनर्जी को डिस्कस करेंगे। लेकिन बाइंडिंग एनर्जी को डिस्कस करने से पहले या डिस्कस करने के लिए हमें मैस डिफेक्ट का सहारा लेना पड़ेगा और उसी के कॉन्सेप्ट को लेते हुए हमने फर्दर मूव करना है। तो एक दफ़ा मैं सिर्फ रिमाइंड करवाऊंगा मैस डिफेक्ट को और उसके बाद हम दोबारा चलेंगे अपनी बाइंडिंग एनर्जी वाले टॉपिक के ऊपर। तो बेटा, मैस डिफेक्ट में हमने पढ़ा कि आपके पास जो न्यूक्लियस होता है किसी भी एटम का, ठीक है, उसका जो मैस होता है वो उस एटम के या उस एलिमेंट के जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मैस के इलेक्ट्रॉन का मैस और प्रोटॉन का मैस उनको सम अप करें तो न्यूक्लियस का मैस जो होता है वो उससे कम होता है। यानी कि अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेपरेट हालत में पाए जाते हैं, किसी भी एलिमेंट के जो पार्टिकल्स हैं, न्यूक्लियाइज हैं, वो अगर सेपरेट हालत में है तो उनका मैस ज्यादा होगा। लेकिन जब आप उनको कंबाइन करके एक न्यूक्लियस की फॉर्म बना देंगे तो तब क्या होता है कि उनका जो मैस है वो कम हो जाता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में सही तरह से बता चुका हूं क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक, मैं समझाने के लिए सिर्फ एग्जांपल देने के लिए आपको बताना चाह रहा हूं, बाकी हम मूव अपने टॉपिक की तरफ भी आएंगे। अकॉर्डिंग टू बुक, सपोज मेरे पास हीलियम का एटम था, उसके 4 पार्टिकल्स हैं। क्या होगा, इसको हमने कंबाइन करना है, कंबाइन करने से एक न्यूक्लियस बनेगा। तो एक न्यूक्लियस में इस तरह बनेगा कि इसका जो मैस था यानी इनका जो मैस था वो ग्रेटर होगा, अलग अलग जब पड़े होंगे। जब उनको कंबाइन कर दिया तो उनका जो मैस है वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अब देखिए, पार्टिकल्स तो वही है। यानी अगर हम अपनी रोजमर्रा लाइफ में बात करें कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसका वजन करते हैं 1 किलोग्राम आता है, फिर आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तकसीम करके फिर वजन करेंगे तो वो 1 किलो ही आएगा। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हो रहा कि इस केस में मैस ज्यादा था, इस केस में मैस कम हो गया, यानी मैस का तो कोई ना कोई लॉस हुआ है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, लॉस ऑफ मैस। ठीक है, मैस लॉस होता है और ये जो मैस लॉस होता है आपके पास आता है एक एनर्जी की फॉर्म में। ठीक होगी बात कि जो मैस का लॉस हो रहा है वो आपके पास एक एनर्जी की फॉर्म में आता है और उस एनर्जी को हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, जो एनर्जी आपके पास होगी उसको हम बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी। यानी कि सिंपल अल्फाज में मैं बताऊं तो वो वाली एनर्जी जो आपके पास जो पार्टिकल्स थे सेपरेट हालत से कंबाइन में गए तो उन्होंने एनर्जी रिलीज की, वो जो एनर्जी थी वो भी कौन सी एनर्जी थी, बाइंडिंग एनर्जी। यानी इसका रेसिप्रोकल कर लें, इसका उलट कर लें कि कंबाइन हालत से आपने क्या करना है, अपनी सेपरेट हालत में आना है। पार्टिकल ने कंबाइन हालत से सेपरेट हालत में आना है तो हम क्या करेंगे कि उस केस में भी जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी, ठीक है, उस एनर्जी को भी हम क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। फिर से सुने कि 2 प्रोसेस कह सकते हैं आप कि सेपरेट हालत से कंबाइन हालत में जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो भी कौन सी होनी चाहिए, वो भी एनर्जी कहलाती है बाइंडिंग एनर्जी। और कंबाइन हालत से रिवर्स सेपरेट हालत में आने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो भी एनर्जी होती है बाइंडिंग एनर्जी। तो ये था हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी के वो वाली एनर्जी मैं डेफिनेशन लिख देता हूं प्रॉपर। कहते हैं द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द एनर्जी required to break the nucleus into
into its nucleons, ठीक है, दैट इज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसके जो न्यूक्लियस है, ठीक है, उसको के न्यूक्लियस की जो टोटल एनर्जी है, ठीक है, ये जो न्यूक्लियस है उसको आपने क्या करना, ब्रेक डाउन करवाना है, ठीक है, किसमें, उसके न्यूक्लियस यानी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स में, ठीक है। तो क्या कहलाता है, इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। ठीक होगा स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन कि वो वाली एनर्जी जो चाहिए होती है किस लिए, न्यूक्लियस को उसके न्यूक्लियस में ब्रेक डाउन करवाने के लिए, तो उस एनर्जी को हम कहते हैं। और उसके न्यूक्लियस कौन कौन से होते हैं, प्रोटॉन्स हो सकते हैं, न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इस वाली एनर्जी को हम क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी का हम जो कॉन्सेप्ट लेते हैं, जो पढ़ते हैं मैथमेटिकली, वो हम लेते हैं अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मैस एनर्जी इक्वेशन, यानी कि E = mc²। और इस केस में हमारे पास जो m है वो मैस डिफेक्ट है, यानी मैस जो हमारे पास वो सिंपल मैस नहीं बल्कि मैस डिफेक्ट आता है, तो हम कह सकते हैं del m × c। अगर आपको याद हो तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में मैस डिफेक्ट का एक फार्मूला ड्राइव किया था, और वो फार्मूला क्या था, मैं इधर लिख देता हूं आपके पास। चले मैं इधर लिख देता हूं, del m = gmp यानी मैस ऑफ प्रोटॉन प्लस a - g × mn मैस ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मैस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। ये फार्मूला हमने पढ़ा था, यानी कि जो del m था आपके पास, del m आपके पास इसके बराबर था, ठीक है। ये del m का यानी मैस इफेक्ट का हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में फार्मूला ड्राइव किया था। तो स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, इस del m की जगह ये वाला फार्मूला पुट कर देना है, c एज इट इज आ जाएगा साथ, E = साथ ही अब ये m की जगह ये आ जाएगा gmp प्लस a - g mn माइनस m और साथ न्यूक्लियस, और साथ ये c² एज इट इज आ जाएगा। अब चूंकि c स्टूडेंट्स ब्रैकेट के बाहर आ रहा था, आपने क्या करना है, c को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, तो हर टर्म के साथ c आपके पास सेपरेटली अलग अलग आ जाएगा। अब आप क्या करें, इसको एक्सपेंड करें, आ जाएगा zmp साथ आ जाएगा c² प्लस a - g mn साथ c² माइनस m न्यूक्लियस साथ आ जाएगा c², यानी c सब टर्म के साथ सेपरेटली या 1 बाय 1 मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। ये था फार्मूला ड्राइव हुआ किसके लिए, बाइंडिंग एनर्जी के लिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू। अब देखिए, जब हमने इसको m को del m बनाया तो हमारे पास जो एनर्जी है वो बनेगी बाइंडिंग एनर्जी। इस केस में भी जो हमारे पास एनर्जी आएगी वो आएगी बाइंडिंग एनर्जी। तो ये बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला बन गया। अब कहते हैं कि अगर आपने हीलियम के लिए बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म के जरिए। तो स्टूडेंट्स इस फार्मूले को हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी फॉर हीलियम, इधर लिख लेते हैं, बाइंडिंग एनर्जी फॉर हीलियम। ठीक है, हीलियम एटम के लिए हमने बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स इस फार्मूले को मैंने कल भी आपको बताया था कि इसकी जगह आप NMB लिख सकते हैं, ठीक है, NMB लिख लें तो फिर तो भी ये बात चल जाती है, यानी मैस ऑफ जो न्यूट्रॉन था उनकी जगह आप NMB लिखें तो आप बात चल जाती है। अब जो del m का फार्मूला इसके लिए हमारे पास आएगा, del m = gmp प्लस nm साथ n माइनस m साथ आ जाएगा हीलियम, यानी मैस ऑफ हीलियम एटम या हीलियम के न्यूक्लियस का मैस। अब स्टूडेंट्स इसमें मैस हीलियम का, जैसे प्रीवियस वीडियो में भी बात हुई कि हीलियम के अंदर 4 पार्टिकल्स होते हैं, यानी 2 प्रोटॉन्स होते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं,
और सबका अपना अपना सेपरेट मास भी होता है। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स के 2 प्रोटॉन्स है तो प्रोटॉन का मास क्या होगा 2m, 2 न्यूट्रॉन्स है तो उनका मास क्या होगा 2n, 2m इनका भी, ठीक है। यानी 2 न्यूट्रॉन की तादाद है तो उनका मास m प्लस m, यानी मैं अगर सिंपल करना चाहूं तो आप क्या कह सकते हैं इसके लिए m प्लस m प्लस m, ठीक होगी बात। फिर जब हम हीलियम की तरफ आते हैं मास ऑफ हीलियम, तो वो एज इट इज हम लिख सकते हैं मास ऑफ हीलियम, इनको प्लस करें 2m प्लस 2m माइनस मास ऑफ हीलियम, ठीक होगी बात स्टूडेंट्स। अब आपने क्या करना है मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन इधर पुट कर देना है इनकी जगह, साथ p आ रहा था और ये n आ रहा था, 2 एज इट इज। तो मास ऑफ प्रोटॉन स्टूडेंट्स क्या होगा आपके पास 1.007825 आगे आ जाएगा u प्लस 2। मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या आएगा u के फार्मूले में, वो आपके पास आएगा 1.008665 साथ आ जाएगा u। और मास ऑफ हीलियम एटम, हीलियम के एटम का मास क्या आएगा 4.0028 और साथ u। तो स्टूडेंट इधर u एक न्यू यूनिट ड्राइव हो रहा है जिसको कहते हैं यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, यूनिफाइड मास यूनिट जिसको कहते हैं। और आपने याद रखना है कि जो आपके पास एक u होता है यानी 1u बराबर होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बात याद रखने वाली है और आपने याद भी रखनी है, ठीक है। एक u जो होता है वो बराबर होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो स्टूडेंट्स अब जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 पॉइंट क्या बनेगा 2.01565 u प्लस, फिर आप उनको प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 2.01733 साथ आ जाएगा u माइनस c है उसी तरह। अब इन दोनों को आप करेंगे प्लस करने के बाद दूसरे से माइनस कर देंगे, आ जाएगा क्या आंसर आएगा 4.03298u और माइनस ये वाली वैल्यू 4.0028। तो स्टूडेंट्स अब इन दोनों को अगर आप जब माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद आंसर आता है फाइनल 0.03018 और साथ आ जाएगा u। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई डेल m किसके लिए हीलियम के लिए। तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखनी है, आंसर आ रहा था u में लेकिन हमने लेकर आना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आप क्या करेंगे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए इस वैल्यू को इस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 0.0318 मल्टीप्लाई बाय 931 साथ आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा साथ आ जाएगा 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी यूनिफाइड में अगर आपने आंसर लेना होगा स्टूडेंट तो वो आपके पास ये वाला होगा, लेकिन जब आपने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर लेना होगा तो आपके पास ये वाला आंसर आएगा। इन दोनों आंसर एक्सेप्टेबल है। तो ये था आपके पास मास ऑफ हीलियम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट जिस तरह हमने पढ़ा था मास डिफेक्ट, ठीक है, पर न्यूक्लियन, इसी तरह हम आज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के मतलब भी पढ़ेंगे। सेम वही प्रोसेस, सेम वही चीज जैसे हमने मास डिफेक्ट में पढ़ा कि अगर आप एक न्यूक्लियाई का मास मालूम करना चाहते हैं तो टोटल मास डिफेक्ट को टोटल मास नंबर से डिवाइड कर दें। यानी आपके पास हीलियम की ही बात कर लें अगर, तो हीलियम में बताया गया था कि इसके 4 पार्टिकल्स हैं, यानी कि टोटल मास इसका कितना आया मास डिफेक्ट का, अब ये आया आपके पास, ठीक है। इसको अगर आप कितने पार्टिकल्स थे 4, इस चीज को आप 4 के साथ डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा पर न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी। तो स्टूडेंट्स कैसे करने हैं, हम इधर आगे फर्दर उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इधर ही कर लेते हैं।
बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है। और इसका जो फार्मूला बनता है बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या बनेगा कि आपके पास जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी आई है किसी भी एलिमेंट की, आपने उस बाइंडिंग एनर्जी को उस एलिमेंट के मैस, टोटल मैस नंबर के साथ डिवाइड करने हैं, तो आपके पास पर न्यूक्लियन की आपके पास एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। जैसा कि हम हीलियम की बात करते आ रहे थे अभी तक, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम की जब हम बात करेंगे, ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम अब देखें इस केस में आपके पास जो ए आएगा वो होगा 4, बाइंडिंग एनर्जी जो होगी वो हमने अभी कैलकुलेट की 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बाय यूजिंग फार्मूला बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है। क्या होगी बाइंडिंग एनर्जी ओवर ए इज इक्वल टू, बाइंडिंग एनर्जी आई आपके पास 28.2 डिवाइडेड बाय टोटल ए की तादाद थी 4, तो आपके पास जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा 7.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपके पास आ जाएगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यानी एक न्यूक्लियन के लिए आपके पास जो बाइंडिंग एनर्जी आएगी वो ये आपके पास आ जाएगी। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सेम जैसे हमने कहा, यानी क्या डेफिनेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इज ऑब्टेन्ड, बाइंडिंग एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द बाइंडिंग एनर्जी टू टोटल मास नंबर्स इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो स्टूडेंट जैसे हमने कल भी एक ग्राफ देखा, इसमें भी एक ग्राफ है। हमने कल कहा था कि सबसे ज्यादा जो मास डिफेक्ट आता है कौन सा एलिमेंट है, वो आयरन है। तो जब हम इस ग्राफ को देखेंगे तो वो भी इसमें भी वही बात है कि सबसे ज्यादा जो बाइंडिंग एनर्जी जिस एलिमेंट की आती है वो आयरन ही हमारे पास है। जैसा कि अगर हम ग्राफ को थोड़ा सा पेश करने की कोशिश करें इधर, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो ग्राफ आता है इस केस में वो तो तकरीबन एक तरफ ग्राफ में लिया जाता है स्टूडेंट्स बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, दूसरी तरफ लिया जाता है स्टूडेंट चार्ज नंबर, और उसको कहते हैं जी। अब इस केस में स्टूडेंट्स आपके न्यूक्लियन नंबर, सॉरी इधर इस केस में न्यूक्लियन नंबर, ठीक है, न्यूक्लियन नंबर और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है, इसको ए कहेंगे। अब इस केस में इसका जो ग्राफ बनता है थोड़ा सा तकरीबन इस केस में बनता है, ठीक है, इस केस का आता है। बाकी डिफरेंट एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, लेकिन जब जो इसकी हाईएस्ट पीक है स्टूडेंट्स उधर आती है आयरन। आयरन के बाद क्या आता है वो भी लिख लेते हैं। आयरन के बाद स्टूडेंट्स आ रहा है क्रिप्टॉन, आयरन से पहले क्या आता है फास्फोरस, क्रिप्टॉन के बाद आपके पास क्या आएगा मोलिब्डेनम। ये सारे एलिमेंट आपके पास ग्राफ में मौजूद है, ठीक है। आपने इसी तरह से बुक से फॉलो करना है इसको। तो देखिए हाईएस्ट पीक के ऊपर का लोएस्ट हाई पीक पर जो थी वो आयरन था। आज हाईएस्ट, ठीक है, पीक पर यानी मैक्सिमम हाईएस्ट पीक पर भी क्या आपके पास आ रहा है आयरन, यानी आयरन का जो मास डिफेक्ट है वो भी सबसे ज्यादा है, और आयरन की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो भी क्या होती है सबसे ज्यादा होती है। इसका मतलब क्या है, कहते हैं कि जो कायनात में पाए जाने वाला वाहिद एलिमेंट आयरन है जो बहुत ज्यादा स्टेबल है। स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसके एक न्यूक्लियन की, ठीक है, इसका जो एक न्यूक्लियन है वो बराबर होता है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। और कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी एक एलिमेंट की या एक न्यूक्लियन की एनर्जी इतनी हो। तो स्टेबल होने की वजह वाहिद यही है कि आयरन का जो एक न्यूक्लियन होता है उसकी जो एनर्जी होती है वो बाकी सारे एलिमेंट के एक न्यूक्लियन की एनर्जी से ज्यादा होती है, ठीक है। फिर स्टूडेंट जैसे हमने कल पढ़ा कि जब आप पार्टिकल्स को कंबाइन करते हैं, ठीक है, या उनको सेपरेट करते हैं, तो दोनों ही केसेस में एनर्जी का रिलीज होना जरूरी है, एनर्जी रिलीज भी होती है। तो क्या होता है कि जब आप पार्टिकल्स को
कंबाइन करते हैं, यानी सेपरेट हालत में थे, सेपरेट हालत से आपने उनको कंबाइन किया तो एनर्जी रिलीज हुई, यानी हम इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये सारे आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गए, यानी फ्यूजन रिएक्शन हम इसको कह सकते हैं। तो फ्यूजन रिएक्शन में भी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। फिर जब आप फ्यूजन रिएक्शन से एनर्जी प्रोवाइड करके आप उसको रिलीज करवाते हैं, तो रिलीज करवाने से भी हम कहते हैं कि ये क्या हुई है, एक फ्यूजन रिएक्शन होता है, एक फिशन रिएक्शन होता है। तो जब आपने कंबाइन को सेपरेट किया तो उस केस को या उस रिएक्शन को हम कहते हैं फिशन रिएक्शन। तो दोनों ही केसेस में आपके पास स्टूडेंट्स एनर्जी का ज़या होता है। तो अब कह सकते हैं आप कि सबसे ज्यादा जो एनर्जी है वो आपके पास आती है आयरन के पास, इसी वजह से उसको मोस्ट स्टेबल एलिमेंट भी कहा जाता है। आयरन के बाद आपके पास होती है यूरेनियम की, वो तकरीबन आती है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दोनों एलिमेंट सबसे टॉप लिस्ट में है बाइंडिंग एनर्जी के लिहाज से। तो स्टूडेंट्स ये आपने याद रखनी है बातें। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा ये टॉपिक था। आई होप कि आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।